हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी अर्चना। आई होप यू ऑल डूइंग वेरी वेल। और आप सभी अपने एग्ज़ामिनेशन का प्रिपरेशन कर रहे होंगे। जिन बच्चों का इस बार नेट क्वालिफाई हो गया है उनके लिए तो दिक्कत नहीं है, वो जेआरएफ के लिए प्रिपरेशन कर सकते हैं। उनके पास एक कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग ऑलरेडी बिल्ड है, सिर्फ उन्हें क्लैरिफिकेशन की ज़रूरत है। यानी जो भी वो प्रिपरेशन कर रहे हैं उसमें और स्ट्रॉन्ग उन्हें जो है डीप नॉलेज और स्ट्रॉन्ग पकड़ उन्हें बिल्ड करनी है। एंड जो बच्चे बिगनर है, जिनका फर्स्ट टाइम ये एग्जामिनेशन है, वो बच्चे मेक श्योर कर लें कि ये नॉर्मल एग्जामिनेशन नहीं है। यदि आप नहीं प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप प्रिपरेशन में अपने जुट जाएं, क्योंकि जून में ही आपके एग्जामिनेशन होने वाले हैं। वी डोंट थिंक कि आपके पास बहुत ज़्यादा समय है। आप यदि प्रिपरेशन करना स्टार्ट करते हैं तो कुछ ही महीनों में आपका जो है प्रिपरेशन, आपका एग्जामिनेशन आ जाएगा और आप देखेंगे कि आपकी जो है प्रिपरेशन भी पूरी तरीके से नहीं हो पाई, क्योंकि यूजीसी नेट में आप जितना भी पढ़ के जाएंगे वो आपके लिए कम होता है। और जो बच्चे, कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो कुछ लर्नर्स जो ये माइंड अपना मेकअप करके रखे हैं कि जो सिलेबस है उनको मैं फिनिश कर लूँगा या कर लूँगी तो जो है मेरा नेट या जेआरएफ क्लियर हो जाएगा। ऐसा नहीं है। जिस भी बच्चे ने क्लियर किया है उससे जाकर के आप कंसल्ट कर सकते हैं। आप उसे मेंटोर से आप अपने पूछ सकते हैं, जो भी इस फील्ड में आपके लिए जो है सराहनीय है, जिनको देख कर के आप मोटिवेटेड हुए हैं, या फिर जिन्हें के द्वारा आप ये प्रिपरेशन स्टार्ट किए हैं, या फिर खुद ही आप ये प्रिपरेशन स्टार्ट किया है आपने इस जर्नी में पूरे। तो आप जिस भी सब्जेक्ट में है, जिस भी आपका जो भी स्पेसिफिक सब्जेक्ट है उसमें आपकी पूरी कमांड होनी चाहिए, आपके पास डीप नॉलेज होनी चाहिए। साथ ही साथ उस सब्जेक्ट के अलावा आपके अदर भी कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। सारी जो सिलेबस में गिवन है उसके अलावा भी आपको बहुत कुछ इसमें पढ़ना होता है। टॉपिक वाइज सीरीज़ का एक ही मेरा मकसद है कि टॉपिक वाइज सीरीज यदि मैं ऑर्गेनाइज आपके लिए कर रही हूँ तो वो सारे आपके टॉपिक इसमें इंक्लूड हो जाएंगे जो आपके सिलेबस में गिवन नहीं है। एज वी ऑल नो कि एक हफ्ते से मेरी क्लासेस थोड़ी डिस्टर्ब थी रिगार्डिंग मेरी कुछ अपने वर्क थे यूनिवर्सिटी के। तो इस वजह से क्लासेस आपकी नहीं चल रही थी, लेकिन कल से आपके जो है क्लासेस प्रॉपर मैनर में चल रही हैं। तो मैंने ऑलरेडी पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकंड के एक एक वीडियो अपलोड कर दिए हैं। आपने नहीं देखा है सो गो एंड वॉच दैट वीडियोस। एंड जो यदि आप इस पे नए हैं तो इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। ऑल्सो कमेंट करिएगा यदि किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक से आपको कोई कन्फ्यूज़न है, सो यू कैन कमेंट ऑन दिस वाई चैनल। पेपर फर्स्ट की जो मेरी क्लासेस होती है वो 6 PM यानी इवनिंग में होती है। और ये मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे यानी 6 डेज होती है। और संडे को हम मैराथन करते हैं, जो 2 बार से मैराथन नहीं हुई है, बट मैं प्लानिंग कर रही हूँ कि अपकमिंग जो आपका संडे है उसमें मैं आपके मैराथन लूँगी। और मैराथन सभी बच्चों को, जो बच्चे मेरे से ज्वाइंट हैं उनको पता होगा, PYQs से मैं आपके थियरी कन्वर्ट करती हूँ और आपके सारे कॉन्सेप्ट को वहाँ पे क्लियर करती हूँ। मेरी क्लासेस आपको बाइलिंगुअल मिलती है। पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकंड दोनों ही क्लासेस में आपके बाइलिंगुअल देती हूँ। बाइलिंगुअल विच मीन्स इंग्लिश एंड हिंदी बोथ कंटेंट आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। समटाइम्स यदि इंग्लिश में कंटेंट होते हैं तो मैं उसे हिंदी में आपको पूरी तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश करती हूँ। एक चीज़ मैं आपको और क्लियर कर दूँ बिफोर स्टार्टिंग द सेशन, कि आप सिर्फ की पॉइंट पे फोकस करें। आपके पास अपने सब्जेक्ट से डीप नॉलेज होनी चाहिए, लेकिन कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं इसमें जिसमें आप की पॉइंट यदि आप क्लियर करते हैं तो आप नेट के एग्जामिनेशन को बहुत ईजिली तरीके से क्लियर कर ले जाएंगे। ना केवल नेट के एग्जामिनेशन, इवन आप यदि किसी PhD एंट्रेंस का एग्जामिनेशन देने के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, या फिर आप किसी सेट एग्जामिनेशन यानी स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट का प्रिपरेशन कर रहे हैं, एज वेल एज आप असिस्टेंट प्रोफेसर का प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपके जो की पॉइंट्स होते हैं वो कुछ पेपर फर्स्ट में ऑलमोस्ट की पॉइंट ही आपको बाकी चीज़ों से अलग करते हैं। और एग्ज़ाम में उतना समय नहीं होता है कि आप जो है चीज़ों को बहुत देर तक डीप उसको एनालिसिस करें, एनालाइज करें, एंड आफ्टर दैट आप उसे जो है आंसर करें। की पॉइंट्स आपके कुछ चीज़ों को डिफरेंस तुरंत कर देते हैं, एंड देन आप आइडेंटिफाई करके आंसर कर देते हैं और आंसर आपका वो करेक्ट हो जाता है। मेक श्योर करें वेनेवर आप जब भी नोट्स बनाएं उसमें की पॉइंट्स फर्स्ट पेपर के मेंशन करते जाएं, एंड द सेकंड पेपर आपका अपना पेपर है, उससे आपके पास डीप नॉलेज होनी चाहिए। आप जितना भी उसमें डीप नॉलेज अर्न करना चाहें आप वहाँ से देखें और उसे समझें। पेपर सेकंड की जो मेरी यहाँ पे क्लासेस चलती है वो चलती है होम साइंस की। होम साइंस की क्लासेस बेसिकली मैं यहाँ पे आपके
पेपर सेकंड में प्रोवाइड करती हूँ, जो 11:30 पे होती है, जो मैंने मॉर्निंग में ही आपको ये क्लासेस प्रोवाइड कर दी हैं। ये भी क्लासेस आपके 6 डे चलती है और संडे को बेसिकली मैराथन होता है, जिसमें हम PYQs एंड थियरीज को कवर करते हैं। ऑल्सो यू कैन ज्वाइन माई यूट्यूब चैनल UGC नेट बाय अर्चना मैम, जाकर सर्च कर सकते हैं और यहाँ से मेरे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। और जितने भी आपके फ्री AI टूल्स हैं, उनके बारे में मैंने बहुत डिटेल में वहाँ पे डिस्क्राइब किया है। एंड आप कैसे उसे स्टेप बाय स्टेप यूज़ करेंगे, इसे भी मैंने वहाँ पे मेंशन किया है। सो आप इन वीडियोस को नहीं देखे हैं तो गो एंड वॉच ऑल दीज वीडियोस। ऑल्सो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट। सो आज जो हम आपके लिए जो मैं सेशन मैंने आपके लिए ऑर्गेनाइज किया है, वो सेशन ये है कि इससे पहले हमने पढ़ा है रिसर्च के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होते हैं, रिसर्च बेसिकली होती क्या है, उसके क्या क्या टाइप्स हैं, और पोस्ट पॉजिटिविज्म एंड पॉजिटिविज्म में कौन कौन से ऐसे की पॉइंट्स हैं जिन्हें आप उन दोनों को अलग अलग सेपरेटली समझ सकते हैं। आई रिपीट अगेन, पोस्ट पॉजिटिविज्म एंड आपके पॉजिटिविज्म में कौन कौन से ऐसे की पॉइंट्स हैं जिन्हें आप यदि एनालिसिस करेंगे, पढ़ेंगे, तो आप उन दोनों के बीच में अंतर बहुत ईजिली डिफाइन कर पाएंगे। क्योंकि ऑलमोस्ट जो लर्नर्स होते हैं पॉजिटिविज्म और पोस्ट पॉजिटिविज्म को मिक्स कर देते हैं, तो ऐसा नहीं है। मैंने बहुत डिटेल में इन क्लासेस को वहाँ पे डिस्क्राइब किया है। आप नहीं देखा है तो उन वीडियोज़ को भी आप कवर कर सकते हैं एंड अपने चीज़ों को, अपने जितने भी डाउट्स हैं रिसर्च मेथोडोलॉजी से, उन्हें आप क्लियर कर सकते हैं। एक चीज़ मैं हर वीडियो में अपने पेपर फर्स्ट में स्पेशली बोलती हूँ, वो ये है कि विनिवर आप जब भी रिसर्च को पढ़ें तो एज ए लर्नर ना पढ़ें, एज ए आप उसे रिसर्चर पढ़ें कि मैं रिसर्चर हूँ और ये जो सैम्पलिंग है वो मैं ही सैम्पल कलेक्ट कर रहा हूँ, मैं ही जो है सैम्पल को इम्प्लीमेंट करूँगा, मेरे ही द्वारा रैंडम सैम्पलिंग होगी या फिर मेरे ही द्वारा पॉजिटिविज़्म को मैं पॉजिटिविज़्म अप्रोच यूज़ करूँगा अपने रिसर्च में, या करूँगी, या फिर पोस्ट पॉजिटिविज्म यूज़ करूँगा। यानी जितने भी टाइप्स ऑफ रिसर्च मैंने पढ़ाया है उनको एज ए रिसर्चर पढ़ें कि मैं ही रिसर्चर हूँ और मेरी ही बुक बन रही है, मैं ही उसमें थीसिस लिख रहा हूँ और मैं उसमें जो है इन सारी चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ। यदि आप ऐसा करते हैं तो रिसर्च समझना आपके लिए बहुत ईजिएस्ट हो जाता है। सो रिसर्च को एज ए सब्जेक्ट आप यदि पढ़ेंगे तो वो आपके लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। यदि आप एज ए रिसर्चर उसे समझेंगे तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाता है और एग्ज़ाम में इतना समय नहीं होता है कि आप जो है एक एक वर्ड का एनालिसिस करें। आप रिसर्च में की पॉइंट्स पे भी फोकस करें। सो आई होप एवरीथिंग इज़ फाइन एंड वी आर रेडी टू गुड टू गो। सो आज का जो टॉपिक है वो है हमारी सैम्पलिंग। एज वी ऑल नो, जिन्होंने भी ग्रेजुएशन किया होगा, ग्रेजुएशन में तो नहीं लेकिन पोस्ट ग्रेजुएशन में आपके रिसर्च मेथोडोलॉजी आ जाती है। कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनमें जो है आपके रिसर्च नहीं आती है। सो उन स्टूडेंट के लिए सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है कि ये, क्योंकि आपके सडन जो है जब जब भी आप नेट का प्रिपरेशन करते हैं तो सडन आपके लिए रिसर्च के जो है पेपर्स आ जाते हैं और बहुत डीप उसमें अंडरस्टैंडिंग आपको बिल्ड करनी पड़ती है। जिन बच्चों ने पीजी में जिनका रिसर्च रहा है उनके लिए एक थोड़ा ईज़िएस्ट हो जाता है कि उनकी पीजी में वो सैम्पलिंग क्या है, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग क्या है, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग क्या है, पैरामीट्रिक टेस्ट क्या है, नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट क्या है, इन सारी चीज़ों वर्ड से, एटलीस्ट वर्ड से वो अवेयर हो जाते हैं और इनके लिए जो है यहाँ पे एग्जामिनेशन में उतना डिफ़िकल्टी नहीं होती है जितना जो बच्चा पीजी में ये सब्जेक्ट कवर नहीं किया है। हम बात करेंगे आज सैम्पलिंग। सैम्पलिंग को हिंदी में हम बोलते हैं नमूना। तो जो हिंदी के स्टूडेंट है वो देखते चलेंगे कि नमूना, हिंदी में हम इसे नमूना कहते हैं। सैम्पलिंग इज अ रिसर्च इज सेलेक्टिंग अ ग्रुप ऑफ पीपल ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम अ लार्ज पॉपुलेशन. The goal is to get a representative sampling that accurately reflect the population. There are several types of sampling method in research, including probability sampling and non-probability sampling. The best sampling method depend on the research questions and the characteristics of population. सैम्पलिंग का मतलब ही यही होता है कि किसी लार्ज पॉपुलेशन में से, आई रिपीट अगेन, किसी लार्ज पॉपुलेशन में से आपने अपने सैंपल को, यानी टारगेट पॉपुलेशन में से आपने कुछ सैंपल वहाँ से निकाले हैं जो रिप्रेजेंट करता है वो पूरे पॉपुलेशन के लिए। मैं यहाँ पे एक फिगर ड्रॉ कर दे रही हूँ। ये आपकी लार्ज पॉपुलेशन है जहाँ पे अलग अलग हिट्रोजेनियस पॉपुलेशन है। यहाँ पे हिट्रोजेनियस विच मीन्स आपके विषम जाति, यानी यहाँ पे
सबके सब्जेक्टिविटी को फॉलो करते हुए चल रहा है, ऑब्जेक्टिविटी इसमें फॉलो नहीं है। सो वेन एवर वी आर टॉकिंग अबाउट हिट्रोजेनियस, तो हिट्रोजेनियस में आपके सभी आ सकते हैं। आपका 10 साल का बच्चा भी हो सकता है, 50 ईयर्स के कोई ओल्ड मैन भी हो सकते हैं, वुमेन हो सकती हैं, या फिर मेल फीमेल, हर प्रकार के यहाँ पे पॉपुलेशन है। अब जो आप रिसर्च कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ से सैंपल कलेक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल आपने ये सैंपल, मैं यहाँ पे सर्कल कर दे रही हूँ एंड देन ट्रायंगल कर दे रही हूँ। आपको जो नीड है वो है सर्कल एंड ट्रायंगल की, तो आप यहाँ से आप एक सर्कल निकालेंगे और ये जो सर्कल है, ये सर्कल रिप्रेजेंट करता है ये पूरे पॉपुलेशन को। मैंने आगे फिगर भी मेंशन किया है, उसको मैं आपको और अच्छे से डिस्क्राइब कर दूंगी। शोध में नमूनाकरण का अर्थ है एक बड़ी आबादी से लोगों या वस्तुओं के समूह का चयन करना। बड़ी पॉपुलेशन से लोगों यानी जो पीपल हैं या फिर कोई ऑब्जेक्ट है, उन समूह में से इसका लक्ष्य एक प्रतिनिधि नमूना प्राप्त करना है जो आबादी को सटीक रूप से दर्शाता हो। यानी उस पूरे पॉपुलेशन को, जिसमें से फॉर एग्जांपल आपके पास 500 पॉपुलेशन है, उसमें से आपको 10% को चूज करना है। तो वो जो 10% आपने वहाँ से 500 पॉपुलेशन से निकाला है, वो दर्शाता है कि आपका जो 500 पॉपुलेशन है उनके अंदर क्या क्या क्वालिटी होंगी, क्या क्या इनक्वालिटीज़ होंगी, क्या सिमिलैरिटीज़ होंगी उनके अंदर। ये सारी चीज़ें जो आपने सैंपल कलेक्ट किया है वो उस पॉपुलेशन का पूरा रिप्रेजेंटेटिव होगा। शोध में कई प्रकार के नमूनाकरण तरीके हैं, जिसे संभाव्यता नमूनाकरण विच मीन्स प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग एंड गैर संभाव्यता नमूनाकरण विच मीन्स नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। इसमें अच्छी नमूनाकरण जो विधि होती है वो शोध प्रश्न यानी जो आप क्वेश्चनर प्रिपेयर करते हैं वो आबादी की विशेषता यानी उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं उन सभी पे निर्भर करती है। सो मैंने यहाँ पे फिगर मेंशन किया है, ये आपकी टारगेट पॉपुलेशन है। एज वी कैन सी ये हमारी टारगेट पॉपुलेशन है और यहाँ से हमने, ये आप देखेंगे येलो टी शर्ट में है, इन्हें आपने एज ए सैंपल के तौर पे निकाला है। वाइट यहाँ से एक सैंपल के तौर पे निकाला है, रेड में निकाला है एंड देन ब्लैक में निकाला है। ये जो आपने 4% यहाँ पे सिलेक्ट किए हैं, ये 4% बताते हैं कि जो टारगेट पॉपुलेशन है विच मीन्स जो पूरी पॉपुलेशन यहाँ पे गिवन है, इनके अंदर क्या क्वालिटी है, क्या एजुकेशनल क्वालिटी उनके अंदर है, इन सभी का रिप्रेजेंटेटिव है। विच मीन्स जो भी क्वालिटी इन पर्सन में यहाँ पे दिखेगी ये पूरा रिप्रेजेंट करेंगे कि ये जो पूरी पॉपुलेशन है इनके अंदर ये सारी सिमिलैरिटीज़ एंड इनसिमिलैरिटीज़ अंदर इसके अंदर है। सो इसके बाद आता है आपका सैम्पलिंग के 2 टाइप्स होते हैं। सो इसमें मैंने यहाँ प्रीवियसली आपको मेंशन किया हुआ है कि जो सैम्पलिंग होती है वो 2 टाइप्स होती है। फर्स्ट आपका होता है प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग एंड नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। सो जब भी हम प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग की बात करते हैं तो इसमें प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में सबके चुने जाने की संभावना होती है और प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के अंतर्गत भी कई सारी सैम्पलिंग आपके आते हैं। फॉर एग्जांपल आपका सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। A simple random sampling is a subset of a statistical population in which each member of the subset has an equal probability of being chosen. A simple random sample is meant to be an unbiased representations of a group. जो अनबायस्ड होता है, किसी भी प्रकार की बायसनेस नहीं होती है और जो रिप्रेजेंट करता है वो पूरे ग्रुप को। मैंने प्रीवियसली आपको ये बताया है कि ये आपका ग्रुप है, यहाँ से आपने कुछ सैंपल कलेक्ट किए और ये जो सैंपल है ये रिप्रेजेंट कर रहा है ये जो टारगेट पॉपुलेशन यहाँ पे गिवन है। सो सरल यादृच्छिक नमूनाकरण, हिंदी में जो आपने रैंडम सिंपल सैम्पलिंग है उसे हिंदी में हम सरल यादृच्छिक नमूनाकरण कहते हैं। यह सरल यादृच्छिक नमूनाकरण एक सांख्यिकी जनसंख्या का एक उप समूह है जिसमें उप समूह के प्रत्येक सदस्य के चुने जाने की संभावना होती है। एक सरल यादृच्छिक नमूना एक समूह के निष्पक्ष प्रतिनिधित्व करने के लिए अभिप्रेत है। यानी जो सिंपल रैंडम सैम्पलिंग होती है उसमें सबके चुने जाने की संभावना होती है और जो सैंपल आप कलेक्ट किए होते हैं
वो सैंपल रिप्रेजेंट करता है जो पूरी टारगेट पॉपुलेशन आपकी है। आई होप ये आपको क्लियर हो रहा होगा। A sample random sample take a small random portion of the entire population to represent the entire data set where each member has a equal probability of being chosen। एक सरल यादृच्छिक नमूनाकरण संपूर्ण डेटा सेट का प्रतिनिधित्व करता है। एज आई प्रीवियसली मैंशनड, करने के लिए संपूर्ण जनसंख्या का एक छोटा यादृच्छिक भाग लेता है जहां प्रत्येक सदस्य के चुने जाने की समान संभावना होती है। सो वेनेवर वी आर टॉकिंग अबाउट सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, तो एक स्मॉल पॉपुलेशन को एक बड़ी जनसंख्या में से, एक बड़ी टारगेट पॉपुलेशन में से आप एक छोटी स्मॉल सैंपल लेते हैं। वो स्मॉल सैंपल रिप्रेजेंट करता है आपके जो पॉपुलेशन, आपके जो 500 पॉपुलेशन या फिर 1000 पॉपुलेशन है, उनके अंदर क्या क्या क्वालिटी है, क्या क्या इनक्वालिटी है, क्या सिमिलैरिटी है, क्या सेक्स के अकॉर्डिंग उन्हें यदि आपने डिफाइन किया हुआ है, तो इन सारी चीज़ों को वो रिप्रेजेंट करता है। Researcher can create a simple random sample using methods such as lotteries or random draws। शोधकर्ता लॉटरी या यादृच्छिक ड्रॉ जैसी विधियों का उपयोग करके एक सरल यादृच्छिक नमूना बना सकते हैं। यानी आप एक लॉटरी विधि के द्वारा भी इसका चुनाव कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने यहाँ पे कोई एक ड्रम है, इसमें आपने कोई सा भी जो है चिट यहाँ पे रख सकते हैं और यहाँ से आप रैंडम के द्वारा भी यहाँ से जो भी चीज़ आपने यहाँ पे मेंशन की होंगी उनको 1 बाय 1 यहाँ से कलेक्ट किया जाता है। एंड देन यहाँ से भी आप अपने पॉपुलेशन को, आप अपने जो सैंपल साइज को है जो कलेक्ट कर सकते हैं, यानी सैंपल साइज को आप यहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं। A simple error can occur with the sample random sampling if each sample does not end up accurately reflecting the population it is supposed to representative। एक सरल यादृच्छिक नमूना के साथ एक नमूना त्रुटि हो सकती है यदि नमूना उस जनसंख्या को सटीक रूप से प्रतिबंधित नहीं करता है, तब आपके जो है सैंपल है उसमें एरर या बायसनेस आ सकती है। आई रिपीट अगेन, यदि आपने एक टारगेट पॉपुलेशन से कुछ सैंपल साइज को निकाला है, वो सैंपल साइज जो आपने निकाला है उसमें जो आप फॉर एग्जांपल आपने 500 यहाँ पे सैंपल चूज़ कर लिया, ये आपकी टारगेट पॉपुलेशन है, और यहाँ से आपने 50 जो है सैंपल साइज आपने चुना है। ये सैंपल साइज रिप्रेजेंट करती है कि 500 जो पॉपुलेशन है इसमें क्या क्या चीज़ें सिमिलर है, अनसिमिलर है, एंड जो भी आप क्वालिटी इनक्वालिटी देखना चाहते हैं उनका रिप्रेजेंटेटिव होती है। समटाइम्स, कभी कभी ऐसा होता है कि ये जो आपने सैंपल चूज़ किया है, जो सैंपल आपने कलेक्ट किया है, निकाला है, ये प्रतिनिधित्व जो है आपको नहीं करती है, यानी इसके अंदर वैरियता देखी जाती है, यानी इसके अंदर वेरिएंस आ जाते हैं, यानी इसके अंदर जो है वैरियता देखने के लिए मिलती है, यानी विभिन्नता देखने के लिए मिलती है। ये तब होता है जब आपने एनालिसिस करके पॉपुलेशन को चुना नहीं है तब। सरल यादृच्छिक नमूना एक जनसंख्या के भीतर प्रत्येक आइटम को अनुक्रमिक मान निर्दिष्ट करके और फिर उन मानों को यादृच्छिक रूप से चुनकर निर्धारित किए जाते हैं। Simple random sample are determined by assigning sequentially value to each item within the population and then randomly selected those value। यानी जो सरल यादृच्छिक नमूना है इसके भीतर जितने भी आप आइटम, फॉर एग्जांपल मैंने इससे पहले भी बताया, दो चीज़ें होती हैं, ऑब्जेक्ट भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं एंड पॉपुलेशन भी आप ले सकते हैं। सो जो भी आपने आइटम सेलेक्ट किया है वो सिस्टमेटिकली होनी चाहिए, यानी सिक्वेंसली होनी चाहिए, सो दैट आप उसे जब भी उसका चुनाव हो वो एक सही तरीके से निकल के आए। यहाँ पे मैंने सिंपल रैंडम सैम्पलिंग का फिगर भी मेंशन कर दिया है। एज वी कैन सी, जो सिंपल रैंडम सैम्पलिंग होती है उसमें ये सैम्पल्स गिवन है और यहाँ से अपने अकॉर्डिंग आपने ये सैंपल यहाँ से निकाला है। सो कलर के द्वारा यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन किया गया है। ये आपका ब्लू है, डार्क ग्रीन है, एंड आपका स्काई कलर है। इसमें से इन्होंने इनके अनुसार, इनके क्वालिटी के हिसाब से इन्होंने रैंडम सैम्पलिंग यहाँ पे की हुई है। नेक्स्ट आपका आता है प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में है स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग। A random selection is made within predefined group
is the process of dividing members of the population into homogeneous subgroups before sampling. सो जब भी हम स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग का यूज़ करते हैं, अब यहाँ पे की पॉइंट्स ध्यान रखने वाली ये है कि होमोजीनियस पॉपुलेशन होती है और सब ग्रुप्स में हम जो है इन्हें डिवाइड करते हैं। यानी ये आपके एक ग्रुप होगा जिसमें हिट्रोजेनियस पॉपुलेशन होगी, हिट्रोजेनियस पॉपुलेशन होगी। इनके अलावा हम छोटे छोटे ग्रुप्स बनाते हैं और ये जो ग्रुप्स होता है ये होमोजीनियस होता है। सो मैंने होमोजीनियस आपको पहले ही बता दिया। हिट्रोजेनियस विच मीन्स वो सारी चीज़ें, फॉर एग्जांपल आपके जो भी आप इसमें क्वालिटी देखना चाहते हैं या फिर इन क्वालिटी देखना चाहते हैं, सेक्स के अकॉर्डिंग आप मेल फीमेल देख सकते हैं या फिर एजुकेशन के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। तो इसमें हिट्रोजेनियस में वो सभी पॉपुलेशन आपकी आ जाती है। लेकिन जब भी हम स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग का यूज़ करते हैं तो इसमें हिट्रोजेनियस पॉपुलेशन में होमोजेनिटी पॉपुलेशन को अलग करते हैं और छोटे छोटे ग्रुप को बनाते हैं। So these stats should be defined portions of the population that is should be collectivity, executive and manually executive. Every element in the population must be assigned to one and only one stroma. स्तरीकरण नमूनाकरण, यानी हिंदी में इसे हम स्तरीकृत नमूनाकरण करते हैं। जो स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग है उसे हिंदी में स्तरीकृत नमूनाकरण, जैसा कि नाम से ही रिप्रेजेंट हो रहा है कि स्तरीकरण यानी स्टेटा में हम इसे जो है डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। कैसे? स्टेटा हमारा इस तरीके से होता है, स्टेटा यानी अस्तर में हम इसे जो है इसे डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। पूर्व निर्धारित समूहों के भीतर एक यादृच्छिक चयन किया जाता है। क्या नमूना पहले से जनसंख्या के सदस्यों के समरूप यानी होमोजेनियस उप समूहों में विभाजित करने की प्रक्रिया है। स्तरों को जनसंख्या के विभाजन को परिभाषित करना चाहिए, यानी यह सामूहिक रूप से संपूर्ण और परस्पर अन्यन होना चाहिए। जनसंख्या में प्रत्येक तत्व को एक और केवल एक स्तर को सौंपा देना चाहिए। मैंने यहाँ पे फिगर भी मेंशन किया है, इसको मैं आपको डिटेल में समझाऊंगी। अभी हम एक एग्जाम्पल से इसे डिकोड करेंगे। क्या है? अज्यूम दैट वी नीड टू एस्टिमेट द एवरेज नंबर ऑफ वोटर ऑफ फॉर ईच कैंडिडेट इन द इलेक्शन। एक इलेक्शन के लिए आपको कुछ एवरेज नंबर चाहिए। अज्यूम दैट अ कंट्री हैज़ 3 टाउन्स। एक कंट्री में 3 टाउन्स है। कितने टाउन्स है टोटल? 3 टाउन्स है। टाउन्स ए a million of factory workers, town B has 2 millions of factory workers and town C 3 millions of entires. We can choose to get a random sample of a 60 over the entire population, but there is some chance that the resulting random sample is probably balanced across this town and hence is biased, causing a significant estimations error when the outcome of interested has a different distributions in terms of the parameters of interest between the towns. Instead, if we choose to take a random sample of 10, 20, 30 from town A, B, C and respectively, यानी टाउन A से हमने 10, टाउन B से हमने 20 एंड टाउन C से हमने 30, ऐसे रिस्पेक्टिवली, यानी टाउन D है, टाउन E है, इस तरीके से हम वहाँ पे चूज करते जाएंगे। यानी 10, अब हम यहाँ पे एक छोटे से और मैं आपको यहाँ ग्राफ बनाना चाहूँगी। फॉर एग्जाम्पल ये आपकी पूरी लार्ज पॉपुलेशन है, हमें पॉपुलेशन स्ट्रेटा में चाहिए, यानी हमें स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग के द्वारा पॉपुलेशन का चुनाव करना है। कैसे करेंगे? सो हम यहाँ पे A, B, C, D इस तरीके से हम पॉपुलेशन क्रिएट कर देंगे। अब इसमें जितने भी आएंगे आपके 10, 20, 30%, 40%, इस तरीके से करके B, C, D सब में ये नंबर आपके इंक्लूड होंगे। हम इसमें से एक नंबर तैयार कर लेंगे। हम 10 को चूज़ कर सकते हैं या 20 चूज़ कर सकते हैं। तो हमारी जो यहाँ पे पॉपुलेशन होगी, फॉर एग्जांपल मैंने A से 10 को चूज़ किया है, तो A की जो मेरी पॉपुलेशन होगी वो 10 होगी। B में हमने 30 चूज़ किया है तो B की जो हमारी पॉपुलेशन होगी वो 30 होगी। C में हमने 40 चूज़ किया है तो C की हमारी पॉपुलेशन 40 होगी। ऐसे ही आपके रिस्पेक्टिवली ये चलते रहेगा।
यहाँ पे मैंने हिंदी में भी मेंशन किया है, मान लें कि हमें चुनाव के प्रत्येक उम्मीदवार के लिए वोटों की औसत संख्या का अनुमान लगाने की आवश्यकता है। देश में 3 शहर हैं। शहर ए में मिलियन ऑफ फैक्ट्रीज, बी में आपके 2 मिलियन ऑफिसर्स हैं, सी में आपके 3 मिलियन सेवानिवृत्त लोग हैं। हम पूरी आबादी को 60 आकार का एक यादृच्छिक नमूना प्राप्त कर चुनाव कर सकते हैं, लेकिन कुछ संभावना है कि परिणामी यादृच्छिक नमूना इन शहरों में खराब रूप से संतुलित है और इसलिए पक्षपाती है। इससे एक महत्वपूर्ण नमूना त्रुटि होती है। अब यहाँ पे इन्होंने इस ब्याज के परिणाम में शहरों के बीच ब्याज के पैरामीटर के संदर्भ में अलग अलग वितरण होता है। इसके बजाय यदि शहर ए बी सी डी 10 20 30 इस तरीके से आप नमूना ले सकते हैं। आप बहुत अच्छे से समझेंगे इस पैराग्राफ के द्वारा, यानी जो मैंने यहाँ पे चार्ट मेंशन किया हुआ है। आप देखेंगे यहाँ पे स्टेटा बना है, स्टेटा 1 है, स्टेटा 2 है, स्टेटा 3 है, स्टेटा 4 है। हिंदी में अस्तर, हिंदी में हम इसे कहेंगे अस्तर। यहाँ पे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ गिवन है, जिसमें से इन्होंने कुछ नंबर यहाँ पे सिलेक्ट कर दिए। अब ये नंबर आपके पॉपुलेशन है, जो सैंपल रिसर्चर के द्वारा चूज किया जा रहा है वो सैंपल आपके हैं। यहाँ पे इन्होंने जो है 2 लिया है, 2 इन्होंने जो बी है, फॉर एग्जांपल हमें इसे ए बी 1 2 3 4 दिया है, तो जो सेकंड नंबर आपका है इसमें से इन्होंने सेकंड नंबर के पॉपुलेशन को चूज किया है। फर्स्ट नंबर में इन्होंने 10 नंबर पॉपुलेशन को चूज किया है। तो इन्होंने जो है सेकेंड, फर्स्ट से एंड सेकेंड से टोटल 2 पॉपुलेशन को चूज किया है और इसके अंतर्गत इसमें जो 2 पॉपुलेशन एंड यहाँ पे 3 मेंबर्स हैं, तो ये टोटल आपके 12 पॉपुलेशन हो जाएंगे। थर्ड में एंड फोर्थ से इन्होंने 8 लिया हुआ है एंड फोर्थ से इन्होंने 5 लिया है। तो यहाँ पे आपके, तो आई थिंक आपके 8 टू आपके 10 हो जाएंगे एंड आपके 13, तो टोटल 13 आपके पॉपुलेशन यहाँ से लिए गए हैं। तो टोटल पॉपुलेशन इन्होंने ये लिया हुआ 5 एंड टू टोटल 25 पॉपुलेशंस आपके आ जाएंगे। इस तरीके से जब भी हम स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग का यूज़ करेंगे तो कुछ की पॉइंट्स का याद रखेंगे। क्या है की पॉइंट्स, कि हम पहले जो पॉपुलेशन है उसे स्टेटा में कन्वर्ट कर देते हैं एंड देन हम वहाँ से हिट्रोजेनियस पॉपुलेशन को होमोजेनियस पॉपुलेशन में छोटे छोटे ग्रुप बना के उसे हम अपने सैंपल साइज में इंक्लूड करते हैं। नेक्स्ट वन इज सिस्टमैटिक सैम्पलिंग। A random sample is selected from a large population at fixed intervals. Systematic sampling is probability sampling method that involves selecting a sample from a population by using a regular interval. Here are some example of systematic sampling. क्या है? व्यवस्थित नमूनाकरण, हिंदी में इसे हम व्यवस्थित नमूनाकरण कहते हैं। एक बड़ी आबादी से निश्चित अंतराल पर एक यादृच्छिक नमूना चुना जाता है। व्यवस्थित नमूनाकरण एक संभाव्य नमूनाकरण विधि है जिससे एक नियमित अंतराल का उपयोग करके आबादी से एक नमूना चुनना शामिल है। व्यवस्थित नमूनाकरण के कुछ उदाहरण यहाँ पे गिवन है, जैसे मैंने यहाँ पे कुछ सैंपल यहाँ पे आपके लिए रखा है, यानी कुछ एग्जाम्पल्स आपके लिए हैं। तो जब भी सिस्टमेटिकली सैम्पलिंग की बात होती है तो इसमें जो पॉपुलेशन लार्ज होती है, फिक्स्ड इंटरवल, कुछ इंटरवल यानी फिक्स्ड इंटरवल हम यहाँ पे आइडेंटिफाई कर लेते हैं, ध्यान में रखते हैं। फॉर एग्जांपल आपने जो है यहाँ पे 2 4 6 8 लिया है, तो कुछ फिक्स इंटरवल है हमारे, या फिर 4 ले सकते हैं या फिर 6 ले सकते हैं। इस तरीके से ये नंबर आपके आगे चलते रहते हैं। इसी इंटरवल के बिहाफ पे आप अपने यहाँ से एक पॉपुलेशन को चूज़ करते हैं, ये पॉपुलेशन आपकी 6 हो जाती है। इसमें आपके कोई सा भी नंबर इसमें होता है। ये भी प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के अंतर्गत ही आती है। अब हम इसमें देखेंगे सर्वे कस्टमर। अ डिपार्टमेंट स्टोर मैनेजर माइट सर्वे एवरी 20 कस्टमर, यानी वो जो एक ग्राहक है, ग्राहक के अनुभव को बेहतर बनाने के लिए डिपार्टमेंटल स्टोर मैनेजर स्टोर से निकलने वाले 20वें ग्राहक का सर्वेक्षण कर सकता है। यानी वो एक नंबर उसने आइडेंट कर लिया है कि जो भी हमारा 20 कस्टमर होगा उन पे हम अपने जो डिपार्टमेंट है उससे हम एक सर्वे कंडक्ट करेंगे और उससे अपने चीज़ों को एनालिसिस करेंगे कि आपने
जो यहाँ पे चीज़ें ली या फिर जो आपने चीज़ें यहाँ से परचेस की, उसका आपको क्या बेनिफिट है, क्या चीज़ें हुई हैं, यानी उससे एक पूरा क्वेश्चनायर वो जो है फिल करवाएगा। तो ये एज ए रिसर्चर 20 नंबर के कस्टमर को वो चूज़ करेंगे, एंड 20 के बाद आप जो 20 नेक्स्ट आएगा, हमारी 40 नंबर का हो जाएगा, 60 नंबर का हो जाएगा। इस तरीके से ये नंबर आपका आगे चलेगा। नेक्स्ट इसमें है आपका सेलेक्ट अ स्पोर्ट्स टीम कैप्टन। यदि ये करना है तो इसमें हम क्या देखेंगे, अ कोच माइट आस्क स्टूडेंट टू कॉल आउट नंबर एंड सेलेक्ट द स्टूडेंट विद द चूजन नंबर एज अ कैप्टन। कैप्टन का चूज करना है तो इसमें क्या क्या से स्टेप सैम्पलिंग के लिए हो सकती है। कोच छात्रों से संख्या पुकारने के लिए कह सकता है और चुने गए नंबर वाले छात्र को कप्तान के रूप में चुन सकता है। यानी इसमें से कोई एक नंबर, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं बता दे रही हूँ, ये एक आपको सिंपल ड्रॉ करके, यहाँ पे एक नंबर है आपका 5 हो गया, 4 हो गया, 3 हो गया, 2 हो गया, 6 हो गया। इस तरीके से कुछ नंबर कैप्टन के द्वारा निर्धारित किए जाएंगे। अब वहाँ पे जितने भी कोच हैं, कोच के द्वारा निर्धारित किए जाने, यानी जो कोच है जो बेसिकली ये सिखा रहा है आपके क्रिकेट के लिए या फिर अदर कोई भी स्पोर्ट्स है, कोच के द्वारा नंबर निर्धारित किए जाएंगे कि ये नंबर उन जो पॉपुलेशन है, जो भी स्टूडेंट है, जो भी प्लेयर है, उनके द्वारा एक नंबर कोई भी चूज कर लिया जाएगा। तो इसी नंबर के जो भी पर्सन होगा उन्हें हम एज ए कैप्टन के तौर पे चुनेंगे। सो इसमें से उन्होंने रैंडमली नंबर सेलेक्ट कर लिए हैं और जो भी प्लेयर है उनके द्वारा ये नंबर सेलेक्ट किए जाएंगे। तो इस ये नंबर जो चुना जाएगा, ये इस पे जो है कैप्टन का चुनाव कर दिया जाएगा। अब सिस्टमेटिकली सैम्पलिंग के भी कुछ स्टेप हैं, जैसे डिफाइन द पॉपुलेशन, नमूना जनसंख्या को परिभाषित करें कि जो भी पॉपुलेशन आपने चूज किया है उसे वेल डिफाइंड होना चाहिए। यानी जो भी पॉपुलेशन आप चूज कर रहे हैं वो वेल डिफाइंड होना चाहिए। डिसाइड ऑन द सैंपल साइज, आपको पहले ही डिसाइड कर लेना है कि मेरा सैंपल साइज कितना होगा। ऐसा नहीं है कि आप हिट्रोजेनियस पॉपुलेशन है, वहाँ से आप बहुत सारी जनसंख्या ले लिए और बायसनेस आने लगी आपके सैम्पलिंग में। तो प्री डिफाइंड होना चाहिए कि मेरी जो पॉपुलेशन होगी वो इतनी होगी और इसके अंदर ये चीज़ें मैं जो है अपने सैंपल में चाहता हूँ या चाहती हूँ। नेक्स्ट आपका है जनसंख्या आकार को नमूना आकार से विभाजित करने नमूना अंतराल की गणना करें। यानी कैलकुलेट द सैंपल इंटरवल बाय डिवाइडिंग द पॉपुलेशन साइज बाय द सैंपल साइज। इनके बीच में आपको इंटरवल क्लैरिटी होनी चाहिए। सेलेक्ट अ रैंडम स्टार्टिंग पॉइंट्स, यानी आपके एक प्रारंभिक बिंदु, यानी जो एक यादृच्छिक प्रारंभिक बिंदु है उसका पहले से ही चुनाव कर लेना है। वांछित नमूना आकार तक पहुंचने तक हर केटीएम मेंबर अंटिल डिजायर्ड सिंपल साइज ऑफ रेस, यानी सारी चीज़ें आपके जो है प्री डिफाइंड होनी चाहिए और एक प्रॉपर सिस्टमेटिकली होना चाहिए। अब यहाँ पे मैंने एक फिगर मेंशन किया है कि सिस्टमेटिकली सैम्पलिंग का आप चुनाव कैसे करेंगे। यहाँ पे एक नंबर आप रैंडमली चूज कर लेते हैं, जैसा कि प्रीवियसली मैंने बताया है एक दो एग्जाम्पल से। इसमें भी मैंने जो फिगर मेंशन किया हुआ है सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस, इसमें भी मैंने बताया हुआ है कि आप कैसे रैंडमली जो है नंबर को चूज करेंगे और उसके बिहाफ पे आप अपने पॉपुलेशन को सिस्टमेटिकली चूज कर सकते हैं। सो नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरीके से गिवन है। ये आपकी टारगेट पॉपुलेशन है, यानी ये जो पॉपुलेशन यहाँ से लेकर के यहाँ तक है ये आपकी टारगेट पॉपुलेशन है। इस टारगेट पॉपुलेशन में से आप अपने अनुसार, अपने आवश्यकता अनुसार सिस्टमेटिकली रूप से यदि पॉपुलेशन लेना चाहते हैं तो आप कुछ नंबर का चुनाव कर लेंगे। यानी इन पूरी जनसंख्या में से आप 2 4 6 8 9 एंड 10 इस तरीके से आप जो है पॉपुलेशन चूज करेंगे। सो आप यहाँ पे देखेंगे 2 नंबर, 4 नंबर, 6 8 एंड 10। आप इस तरीके से दूसरा भी ले सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल 3, आप पॉपुलेशन 3 ले सकते हैं। 3 के बाद आप पॉपुलेशन 6 ले सकते हैं एंड पॉपुलेशन 9 ले सकते हैं। उसके अकॉर्डिंग आप इस तरीके से भी कर सकते हैं 2 4 6 8 10, 3 6 आपका 9 हो जाएगा। या फिर यदि पॉपुलेशन आप 4 चूज करना चाहते हैं, आप एक नंबर दे दें या कलर दे दें, किसी के भी अनुसार आप अपने अनुसार सिस्टमेटिकली जो है पूरे ओवरऑल ग्रुप में से, यानी जो आपकी पूरी ओवरऑल पॉपुलेशंस है
उस पॉपुलेशन में, ये आपकी जो पॉपुलेशन है वो हिट्रोजेनियस है। आप देख सकते हैं यहाँ पे कलर भी अलग है, इनके कैप्स भी अलग हैं, ये सारी चीज़ें हिट्रोजेनियस पॉपुलेशन है। ये देखेंगे आप कोई अलग सिंबल बना हुआ है। हिट्रोजेनियस पॉपुलेशन में से भी आपने जो पॉपुलेशन चूज किया है वो अभी भी हिट्रोजेनियस पॉपुलेशन ही है। इस हिट्रोजेनियस पॉपुलेशन में से आप जब अपने सैंपल साइज को चूज कर लेंगे तो इन दोनों के बीच में बिटवीन द ग्रुप के अंदर क्या होमोजेनिटी है, इनको फॉलो करते हुए आप एक अलग से ग्रुप बनाएंगे। इनमें से भी आप अलग अलग प्रकार के एक एक मेंबर को आप चूज करेंगे, उनका एक ग्रुप बनाएंगे, उनका जो है एक ग्रुप तय करेंगे, और वो जो ग्रुप होगा वो होमोजेनियस होगा, जो आपका सैंपल साइज होगा। सो अभी भी ये पॉपुलेशन हिट्रोजेनियस है। उस हिट्रोजेनियस पॉपुलेशन में से आपने सिस्टमेटिकली रूप से हिट्रोजेनियस पॉपुलेशन ही चूज किया है, एंड देन आपको होमोजेनियस में कन्वर्ट करके फर्दर आपने अपने रिसर्च में इसे इम्प्लीमेंट करेंगे। नेक्स्ट आता है आपका इसमें क्लस्टर सैम्पलिंग। सब ग्रुप्स ऑफ द populations are randomly selected to be included in the study. A survey conducted by a company to better understand the performance of needs of their customer. The company could divide it in its customer base into cluster based on age, gender, location and इसके अलावा etc. यानी इसके अनुसार क्लस्टर सैम्पलिंग को हम बहुत ईजिएस्ट फॉर्म में मैं यहाँ पे ड्रॉ कर दे रही हूँ। क्लस्टर सैम्पलिंग में पॉपुलेशन हिट्रोजेनियस होती है। पहले तो हम यहाँ पे समझेंगे जो क्लस्टर है ये हिट्रोजेनियस पॉपुलेशन है, यानी इसमें आपकी सारी चीज़ें आ जाती हैं। एज हो सकता है आप में, इसमें कोई आपका 10 साल का बच्चा भी हो सकता है, 60 ईयर का कोई मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकती है, कोई बुजुर्ग भी हो सकता है। इसमें मेल फीमेल जेंडर भी आपके अलग अलग हो सकते हैं। लोकेशन अलग अलग हो सकता है, कोई टाउन हो सकता है, विलेज लेवल पे हो सकता है, अर्बन लेवल पे हो सकता है, फॉरेन कंट्री हो सकती है, आपकी सब कंट्रीज जितनी आती हैं वो हो सकती हैं। मतलब यहाँ पे जो आपकी पॉपुलेशन होगी वो हिट्रोजेनियस पॉपुलेशन होगी। इस हिट्रोजेनियस पॉपुलेशन में आप बनाएंगे छोटे छोटे सब ग्रुप्स। इन ग्रुप्स के बीच में आप होमोजेनिटी को देखेंगे, एंड देन आप इसके अनुसार जो है, आप जब ये सब ग्रुप्स बनाएंगे, आई रिपीट अगेन, आप जब ये सब ग्रुप्स बनाएंगे ये ग्रुप्स भी आपको हिट्रोजेनियस ही मिलेंगी। फॉर ग्रुप आपने ए बना लिया, ग्रुप बी बना लिया, ग्रुप सी है एंड ग्रुप डी है। इनके कुछ विशेषता के अनुसार, फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे शिक्षित और अशिक्षित के हिसाब से आपने एक हिट्रोजेनियस बनाया है। यहाँ पे आपने उनके पोषण के आधार पे हिट्रोजेनियस पॉपुलेशन लिया है। यहाँ पे आपने जो ग्रुप सी बनाया हुआ है, यहाँ पे आपने टाउन विलेज के मेंबर्स हैं या फिर अर्बन के मेंबर हैं, उनके अनुसार आपने एक हिट्रोजेनियस पॉपुलेशन बनाई है। इन हिट्रोजेनियस पॉपुलेशन में से जो आपके होमोजेनिटी को फॉलो करेंगे, जो एक समानता को फॉलो करेंगे, उनमें से आप यहाँ कलेक्ट करेंगे और एक ग्रुप बनाएंगे। अब इन ग्रुप में से आप जो है फर्दर अपने स्टडी में इसे इंक्लूड करेंगे। सो क्लस्टर सैम्पलिंग, क्लस्टर को हिंदी में क्लस्टर ही कहते हैं। अध्ययन में शामिल करने के लिए जनसंख्या के उप समूहों को यादृच्छिक रूप से चुना जाता है। किसी कंपनी द्वारा अपने ग्राहकों की प्राथमिकताओं और जरूरतों को बेहतर ढंग से समझने के लिए किया जाता है। कंपनी अपने ग्राहक आधार को आयु, लिंग, स्थान आदि के अनुसार उसे जो है समूहों में विभाजित करती है। यानी क्योंकि एक कंपनी के पास हिट्रोजेनियस पॉपुलेशन होती है, अलग अलग प्रकार के आयु के लोग होते हैं, अलग अलग जो है स्थान से आए हुए लोग होते हैं, उनकी शिक्षा में अंतर होता है, उनके रहन सहन में अंतर होता है, तो वो जो पॉपुलेशन होती है हिट्रोजेनियस होती है। लेकिन होमोजेनिटी में एक छोटे छोटे समूह बना के होमोजेनिटी करने के बाद जो है ये सैंपल साइज आपका कलेक्ट हो जाएगा, एंड देन आप इसमें जो है फर्दर स्टडी कर सकते हैं। सो यहाँ पे देखेंगे कि डिफाइन द पॉपुलेशन। क्लस्टर सैम्पलिंग में आपके पॉपुलेशन को डिफाइन करते हैं, अलग अलग प्रकार के पॉपुलेशन है, इसमें आप कलर वाइज इन्होंने डिफाइन किया है। उसके बाद हम क्लस्टर बनाते हैं, छोटे छोटे क्लस्टर बनाते हैं। देखिए यहाँ पे छोटे छोटे क्लस्टर इन्होंने बनाए हुए हैं, ये छोटे छोटे क्लस्टर। ये क्लस्टर अभी भी हिट्रोजेनियस है, आई रिपीट अगेन, ये भी अभी भी हिट्रोजेनियस है। हिट्रोजेनिटी को फॉलो करते हुए यहाँ पे भी देखेंगे हिट्रोजेनिटी है इनके अंदर, एंड यहाँ से इन्होंने कुछ जो इनके अनुसार, जो इनके सैंपल के अनुसार इन्हें सुटेबल लगा है, वो उन्होंने यहाँ पे चूज किया है, एंड देन आगे जो है इस पे स्टडी करेंगे। सो अभी तक हमने जो देखा
टोटल आपके हैं सैम्पलिंग, जो आपकी प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग आती है, इसमें आपके रैंडम सैम्पलिंग हो गए, रैंडम सैम्पलिंग के अलावा आपके स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग हो गए, क्लस्टर सैम्पलिंग हो गई, ये द सिस्टमैटिक सैम्पलिंग, ये आपके 4 टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग जो है प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के अंतर्गत आती है। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। सो एक चीज़ और मैं प्रीवियसली आपको मेंशन करना नहीं कर पाई, वो ये है कि जब भी हम प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग की बात करते हैं तो उसमें डेटा क्वांटिटेटिव होता है, यानी जो डेटा हमारा होता है वो मात्रात्मक होता है। यानी आप इसमें देखेंगे सब नंबर की बात की गई है। सो इसमें जो डेटा होता है वो क्वांटिटेटिव होता है, यानी जो डेटा है आपका क्वांटिटेटिव फॉर्म में होता है, यानी मात्रात्मक होता है। और जब हम नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग को पढ़ते हैं या नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग करते हैं तो इसमें डेटास आपके गुणात्मक होते हैं, यानी डेटा आपके क्वालिटेटिव डेटा होते हैं। इसमें नंबर की बात नहीं की जाएगी, कोई भी नंबर फॉलो नहीं किया जाएगा। सो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग एंड नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, इन दोनों के बीच में एक जो मेजर डिफरेंस आपको देखने के लिए मिलेगा वो ये होगा कि डेटा क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव फॉर्म में होते हैं। जब भी हम नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग की बात करते हैं तो इसमें हमारा फर्स्ट आ जाता है कन्वीनियंस सैम्पलिंग, यानी हिंदी में से हम बोलेंगे सुविधाजनक सैम्पलिंग, यानी सुविधाजनक सैम्पलिंग। नाम से ही डिकोड हो रहा है कि अपने सुविधा के अनुसार जो है आप सैंपल का कलेक्शन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी अर्बन एरिया में हैं, आप किसी अर्बन एरिया में हैं और आप अपने सुविधा अनुसार ही सैंपल साइज कलेक्ट करेंगे। तो आप अपने इर्द गिर्द जितनी भी पॉपुलेशन है, जो भी आपके टाउन्स हैं, जो भी सिटी हैं, वहाँ से पॉपुलेशन अपनी सुविधा अनुसार आप चूज करेंगे और उस सैंपल साइज पे आप फर्दर स्टडी करेंगे। Sample are selected from the population because they are conveniently available. Convenience sampling is the non-probability sampling method where unit are selected from inclusion in the sample because they are the easiest of the researcher to assess। मैंने पहले ही आपको बताया कि ये बहुत easiest फॉर्म में, so that आपको बहुत easily ये चीज़ें मिल जाएंगी। आप सुविधाजनक का मतलब ये है कि easily जो है पॉपुलेशन यानी सैंपल आपको मिल जाए। टू असेस, these can be due to the geographical proximity, availability at the given time or विलिगनेस और टू पार्टिसिपेट इन द रिसर्चर, यानी आप अपने जो जियोग्राफिक आपका एनवायरनमेंट है उसके अनुसार, अवेलेबिलिटी के अनुसार, यानी जो आसानी से मौजूद है उनके अनुसार आप जो है इस सैम्पलिंग को करते हैं। जनसंख्या से नमूने इसलिए चुने जाते हैं क्योंकि वे सुविधाजनक रूप से उपलब्ध हों। एज आई प्रीवियसली मेंशन, सुविधा नमूनाकरण एक गैर संभाव्य नमूनाकरण विधि है। नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग को हिंदी में गैर संभाव्यता नमूनाकरण विधि कहते हैं, जहां इकाइयों को नमूने में शामिल करने के लिए इसलिए चुना जाता है क्योंकि शोधकर्ता के लिए उन तक पहुंचना सबसे आसान होता है। यह भौगोलिक निकटता, यस, जैसे मैंने आपको बताया कि यदि आप किसी रूरल एरिया में हैं या आप अर्बन एरिया में हैं तो आप अपने जो भी नियर के विलेज है, नियर के टाउन है, उनसे रिलेटेड आप सैंपल चॉइस चूज करेंगे सो दैट आपके लिए ये कन्वीनियंट हो और ईजिली आप इसे जो है इस सैंपल साइज का चुनाव कर सकें और उसको फर्दर अपने स्टडी में इम्प्लीमेंट कर सकें। किसी निश्चित समय में उपलब्ध या शोध में भाग लेने की इच्छा के कारण भी हो सकता है। ये भी हो सकता है कि जो आपके रिस्पोंडेंट हैं, जो आपके जो सैंपल साइज जो आप ले रहे हैं वो उतने जो है दूर ट्रैवलिंग करने में उनके लिए सुविधाजनक ना हो, इस वजह से आप अपने नज़दीकी जो सुविधाजनक सैंपल साइज है उसे कलेक्ट कर सकते हैं एंड देन आप जो है फर्दर स्टडी कर सकते हैं। आप देखेंगे यहाँ पे मैंने फिगर मेंशन किया हुआ है, ये एज अ रिसर्चर है। इन्होंने अपनी सुविधा अनुसार जो इनके बिल्कुल नियर में पर्सन है उनसे इन्होंने डेटा कलेक्ट किया है और डेटा कलेक्ट करके एक सैंपल अपना क्रिएट किया है एंड देन फर्दर आगे ये स्टडी करेंगे। कोटा सैम्पलिंग आपके नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में ही आता है। कोटा सैम्पलिंग, अ कोटा इज असाइंड टू ईच पॉपुलेशन सबसेट, मीनिंग दैट द सैंपल मस्ट इंक्लूड अ स्पेसिफिक नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स फ्रॉम ईच ग्रुप्स। A non-probability sampling method that involves selecting a predetermined number of individuals from a population. The goal is ensure that the sample accurately represented to the population। यानी इसमें भी हम
पॉपुलेशन को होमोजीनियस पॉपुलेशन में ले आते हैं एंड छोटे छोटे समूह में बनाते हैं एंड उसे जो है उनकी सिमिलैरिटी के अनुसार छोटे छोटे समूह में बनाते हैं एंड देन आगे फर्दर इसमें स्टडी करते हैं। सो हिंदी में आपका इसमें है, प्रत्येक जनसंख्या उप समूह को एक कोटा सौंपा जाता है, जिसका अर्थ है कि नमूने के प्रत्येक समूह से व्यक्तियों की एक विशिष्ट संख्या शामिल होती है। हिंदी में यहाँ पे देखेंगे विशिष्ट एक संख्या शामिल होती है। एक गैर संभाव्य है, ये सभी को पता है, जिसमें जनसंख्या के व्यक्तियों की पूर्व निर्धारित संख्या का चयन करना शामिल होता है। लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि नमूना जनसंख्या का सटीक रूप से प्रतिनिधित्व करे, यानी जो आपने सैंपल साइज लिया है वो सैंपल साइज आपने जो ओवरऑल आपकी पॉपुलेशन है, ओवरऑल आपके टारगेट पॉपुलेशन है, उसको रिप्रेजेंट करने वाला हो। हाउ इट्स वर्क, यानी जो क्लस्टर कोटा सैम्पलिंग है वो कैसे करता है काम। डिवाइडेड द पॉपुलेशन इनटू सब ग्रुप ऑफ द स्ट्रेटा, जैसे प्रीवियसली मैंने बताया कि इसमें भी हम क्लस्टर में भी हम ग्रुप बनाते हैं, हेट्रोजेनियस को हेट्रोजेनियस से फिर हम होमोजेनियस में ले आते हैं, इसमें भी हम जो हमारी पॉपुलेशन है, अलग अलग प्रकार की पॉपुलेशन है, उससे हम एक ग्रुप लेते हैं जिसमें हम अपने सैंपल के अनुसार जो होमोजेनिटी के हिसाब से, समरूपता के हिसाब से हम जो है पॉपुलेशन को सब ग्रुप्स में, छोटे छोटे ग्रुप्स में हम इन्हें डिवाइड करते हैं। जनसंख्या को उप समूहों या स्तरों में विभाजित करते हैं। जनसंख्या की विशेषता के आधार पर प्रत्येक समूह के लिए एक कोटा निर्धारित किया जाता है, यानी उनके सिमिलैरिटी के हिसाब से, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से छोटे छोटे ग्रुप का निर्माण किया जाता है। कोटा पूरा होने तक प्रत्येक उप समूह के व्यक्तियों की भर्ती करते हैं, यानी रिक्वायर्ड इंडिविजुअल्स फ्रॉम ईच सब ग्रुप्स अंटिल द कोटा इज रिसर्च्ड, यानी जब तक आप ये पूरी तरीके से रिसर्च कंप्लीट नहीं कर लेते हैं, उसमें अपने जो आपने सब ग्रुप्स बनाए हैं उसमें जो भी आप सैंपल साइज लेते हैं उन ग्रुप्स के अकॉर्डिंग ही सैंपल साइज का चुनाव आप करते हैं। सो हम यहाँ पे एक इससे समझेंगे कि ये हमारी हेट्रोजेनियस पॉपुलेशन है, आप देखेंगे पूरा मिक्स एंड मैचअप है, हमने इसे होमोजेनियस में कन्वर्ट किया, यानी यहाँ पे पूरे पिंक पर्सन यहाँ पे एंड देन ये पर्सन आपके ग्रुप्स में हमने किया है। अब इन ग्रुप्स में से हमने ये पॉपुलेशन ली है एंड देन ये पॉपुलेशन, ये हमारा हो गया सैंपल साइज। इस सैंपल साइज पे हम आगे करेंगे स्टडी, जो होगा हमारा रिसर्च में, जो भी आप स्टडी करते हैं या फिर रिसर्च पेपर लिखना चाहते हैं उसके लिए आप स्टडी है या फिर थीसिस है, इन सभी के लिए हमारा सैंपल साइज है। सो कोटा सैम्पलिंग को कैसे समझेंगे, हिट्रोजेनियस पॉपुलेशन होती है, उसमें से हम छोटे छोटे ग्रुप बनाते हैं। आपके ये ग्रुप 5 से 6 भी हो सकते हैं, 2 से 4 भी हो सकते हैं, सिंगल ग्रुप्स भी आप इसमें बनाते हैं, यानी सब ग्रुप्स, ये पूरी ग्रुप्स हैं, पॉपुलेशन है जिसमें से हम छोटे छोटे ग्रुप्स को बनाएंगे एंड देन यहाँ से अपने सैंपल्स इनके इक्वालिटी के हिसाब से, इनके विशिष्टता के हिसाब से, इनके कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से पॉपुलेशन का चयन करते हैं, और ये जो पॉपुलेशन होती है ये होता है हमारा सैंपल साइज, जिस पे फर्दर आगे हम जो है स्टडी करते हैं। नेक्स्ट वन इज स्नोबॉल सैम्पलिंग। सो स्नोबॉल सैम्पलिंग इट इज ऑल्सो नोन एज चेन सैम्पलिंग। चेन सैम्पलिंग, वाई चेन सैम्पलिंग, क्योंकि जब भी हम स्नोबॉल सैम्पलिंग, पहले तो मैं आपको बता दूं स्नोबॉल सैम्पलिंग का मतलब क्या होता है। किसी भी हिल से जब स्नो गिरती है तो आप देखेंगे कि वो स्नो आपस में एक दूसरे को जो है एक चिपकती हुई एक बड़ा सा स्नोबॉल क्रिएट होता है। फॉर एग्जांपल आपका ये हिल है, यहाँ से स्नो छोटे फॉर्म में गिर रही है एंड देन वो बढ़ते 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 एक बड़ा स्नो बन के आती है। इसको चेन सैम्पलिंग क्यों कहते हैं, क्योंकि यदि आपने एक छोटा सा यहाँ पे कोई सैंपल साइज कलेक्ट किया है, ये सैंपल साइज आपको दूसरे सैंपल साइज, तीसरे सैंपल साइज, फोर्थ सैंपल साइज, फिफ्थ सैंपल साइज, सिक्स सैंपल साइज, यानी ये जो पॉपुलेशन है एक दूसरे को एज ए चेन में बांधती हुई चलती है। तो आप ये भी ध्यान रखें कि स्नोबॉल को चेन सैम्पलिंग भी कहते हैं। Selected participant referred other who may qualify for the survey, a non-probability sampling technique that involve requirement new research participant through reference from existing participant. It's also known as a chain, मैंने previously आपको बताया, यहाँ पे भी मेंशन है चेन रेफरल सैम्पलिंग और नेटवर्क सैम्पलिंग भी इसे करते हैं, क्योंकि ये एक तरीके से नेटवर्किंग बिल्ड करते हुए चलता है। इसका बेस्ट एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ, किसी रेड एरिया
का आपको जो है सर्वे करना है। आप ये जानना चाहते हैं कि जो एक रेड एरिया है, रेड लाइन एरिया है, उसमें जो फीमेल हैं उनका हेल्थ कैसा है, क्या जो गवर्नमेंट के द्वारा जो भी चीज़ें चलाई जा रही हैं क्या उन्हें वो प्रोवाइड हो रही है टाइम टू टाइम कि नहीं। इसका सबसे अच्छा तरीका होता है स्नोबॉल सैंपलिंग, या फिर आपकी चेन सैंपलिंग, या फिर आपके नेटवर्किंग सैंपलिंग। आप उस एरिया में जाएंगे, यदि पर्सन टू पर्सन पूछेंगे, या फिर आप वहाँ पे इंटरव्यू के माध्यम से आप सैंपल साइज कलेक्ट करेंगे, या फिर क्वेश्चनर के माध्यम से सैंपल साइज कलेक्ट करेंगे। सो ये जो सैंपल साइज है ये इतना इफेक्टफुल नहीं होंगे जितना आपने किसी एक पार्टिसिपेंट से, फॉर एग्जांपल ये आपका वो एरिया है जहाँ से आपको जो है, ये रेड लाइट एरिया है जहाँ से आपको सर्वे करना है, यानी यहाँ से आप ये देखना चाहते हैं जो फीमेल है उनकी हेल्थ कंडीशन क्या है, उनको क्या प्रॉपर एजुकेशन मिलता है, सरकार द्वारा जो भी स्कीम चलाई जा रही है, जो गाइडेंस दी जा रही है, जो रेगुलेशंस दिया जा रहा है, क्या वहाँ पे प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंट हो रहा है कि नहीं। इसके लिए सबसे बेस्ट तरीका होता है कि आप यहाँ से किसी एक मेल या फीमेल को आप पार्टिसिपेंट को रिसीव करेंगे, एंड उनके पूरा ओवरऑल यहाँ से इंफॉर्मेशन लेंगे। एंड ये जो मेंबर आपने चूज किया है, आपने जो ये मेंबर चूज किया है, ये मेंबर 10 मेंबर को और यहाँ पे बताएंगे। आप इस तरीके से देखेंगे, ये जाकर के इनसे कहेंगे, ये इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से, ये जो सैम्पलिंग आपकी है पूरी चेन के रूप में चलती जाएगी। और बहुत ईजीएस्ट होता है यहाँ से सैंपल साइज कलेक्ट करना, क्योंकि एक पर्सन के द्वारा आपको ये सारे इंफॉर्मेशन मिल जाते हैं जो एक पर्सन के द्वारा यहाँ पे अनुभव किए जाते हैं, या एक्सपीरियंस किए जाते हैं, या उस व्यक्ति के द्वारा वो चीज़ें बताई जाती हैं। सो ये जो व्यक्ति है, ये जो पर्सन है, ये इनसे, ये सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, फोर्थ पर्सन, फिफ्थ पर्सन, इस तरीके से पूरी एक नेटवर्क बिल्ड होती चली जाती है, और सैंपल साइज कलेक्ट करना बहुत ही ईजिएस्ट हो जाता है। अब ये वर्क कैसे करता है, चेन सैम्पलिंग वर्क कैसे करती है। स्टार्ट विद अ स्मॉल नंबर ऑफ इंटायर इनिशियल पार्टिसिपेंट हु मीट द रिसर्चर कैटेगरिया, यानी मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि एक स्मॉल नंबर लेंगे, या कोई एक इनिशियल पर्सन को लेंगे, यानी एक मेंबर को लेंगे। एक रिसर्चर एक मेंबर को लेगा, और वो मेंबर आपको एक दूसरे से नेटवर्क बिल्ड करते हुए, एक दूसरे के इंफॉर्मेशन को जोड़ते हुए आगे तक चला जाएगा। शोध मानदंडों को पूरा करने वाली शुरुआती प्रतिभागियों की एक छोटी संख्या से शुरुआत करते हैं। इन प्रतिभागियों से उन अन्य लोगों की सिफारिश करने के लिए कहें जो मानदंडों को पूरा करते हैं। सो आस्क दीज पार्टिसिपेंट टू रिकमेंडेड अदर हु मीट द कैटेगरिया, यानी इन चीजों को जो है फुलफिल करता हो। मैंने प्रीवियसली आपको बताया कि ये एक पर्सन है, इसके द्वारा हम कुछ डेटा लेंगे, इसको कहेंगे कि ये अदर जो पर्सन है, जो इन सारी चीज़ों से जो इन सभी चीज़ों को फेस कर रहे हैं, इन सारी चीज़ों को जो है झेल रहे हैं, या सीख रहे हैं, या नहीं जान पा रहे हैं, या उन्हें जो है ये सारी जो है एबिलिटी नहीं हो पा रही है ईजीएस्ट फॉर्म में, वो इन्हें बताएं। एंड देन यहाँ से सिंपल साइड आपके जो है कलेक्ट हो जाएंगे। वांछित नमूना आकार तक पहुंचने की एक प्रक्रिया को दोहराएं। रिपीट द प्रोसेस अंटिल दिस डिजायर्ड सैंपल साइज इज रीच्ड, यानी ये एक दूसरे से जो है बिल्ड करते हुए जाता है। आप फिगर से यहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। सो स्नोबॉल सैंपलिंग क्या है, इसमें हम एक पर्सन को पकड़ते हैं, यानी ये जो हमारा पर्सन है यही हमारा जो सैंपल साइज है। इससे इसके अंदर जो भी क्वालिटी इनक्वालिटी गवर्नमेंट के द्वारा जो भी चीज़ें इम्प्लीमेंट है उसे प्रॉपर मिल रही है कि नहीं, ऑल दिस जो भी आपके रिक्वायरमेंट्स हैं, जो भी आपका सब्जेक्ट है, जो भी आपके टॉपिक है, सब्जेक्ट नहीं इसमें टॉपिक आ जाएगा, जो भी आपने टॉपिक चूज़ किया उसके अंदर क्या क्या ये चीज़ें हैं, इस पर्सन से आप पूछेंगे। एंड देन आप इससे निवेदन करते हैं कि आप ये बाकी को जो है शेयर करें, ये शेयर करेंगे इनसे, ये शेयर करेंगे, एंड देन ये पूरी तरीके से एक चेन क्रिएट हो जाती है जहाँ से पॉपुलेशन कलेक्ट करना, सिंपल साइज कलेक्ट करना आपके लिए हो जाता है ईजिएस्ट। सो चेन सैम्पलिंग, स्नोबॉल सैम्पलिंग, नेटवर्किंग सैम्पलिंग, ऑल दिस सैम्पलिंग जो है
आपकी एक ही है, केवल इनके नेम अलग अलग हैं। सो यदि नेट एग्जामिनेशन में आपका आता है तो आप मेक श्योर करके रखें स्नोबॉल सैम्पलिंग, इट इज़ ऑल्सो नोन एज चेन सैम्पलिंग, एंड इसे और भी एक नाम से जाना जाता है जो है आपकी नेटवर्क सैम्पलिंग। नेक्स्ट वन इज पर्पजिव सैम्पलिंग। नाम से ही डिफाइंड हो रहा है कि ये पर्पस के हिसाब से किया जाता है, यानी पर्पजिव सैम्पलिंग आपके अपने पर्पस के हिसाब। द रिसर्च यूज देयर एक्सपर्टीज टू सेलेक्ट द सैंपल दैट इज मोस्ट यूजफुल टू द पर्पस ऑफ द रिसर्चर। ये भी ऐप की जो है नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक है, इन्वॉल्व सेलेक्टिंग पार्टिसिपेंट बेस्ड ऑन स्पेसिफिक कैटेगरिया। इट्स यूज टू रिसर्चर टू गेन इनसाइट्स इनटू द पर्टिकुलर फिनोमिना। शोधकर्ता अपनी विशेषज्ञता का उपयोग करके एक ऐसे नमूने का चयन करता है जो शोध के उद्देश्य के लिए सबसे उपयोगी हो। ये गैर संभाव्य नमूनाकरण तकनीक है जिसमें विशिष्ट मानदंडों के आधार पर प्रतिभागियों का चयन करना शामिल है। इसका उपयोग शोध में किसी विशेष घटना के बारे में जानकारी प्राप्त करना है। कोई भी फिनोमिना हो या कोई भी घटना हो या उसके बारे में आप जो है यहाँ पे उनसे पूछताछ कर सकते हैं, उनसे पता कर सकते हैं। अब ये वर्क कैसे करता है? रिसर्चर यूज देयर नॉलेज ऑफ द पॉपुलेशन एंड देयर रिसर्चर पर्पस ऑफ द डिसाइड हु इज इंक्लूडेड इन द सैंपल साइज। वो तय करता है कि कौन कौन उसके सैंपल साइज में होंगे। शोधकर्ता जनसंख्या और शोध के उद्देश्य के बारे में अपने ज्ञान का उपयोग करके यह निर्णय लेता है कि नमूने में किसे शामिल किया जाए। यानी रिसर्चर के पास ये फ्रीडम होती है कि वो अपने एनालिसिस के द्वारा, अपने रिसर्च के द्वारा ये सैंपल साइज का चुनाव कर सके और उसे अपने आवश्यकता अनुसार मैनिपुलेशन कर सके, यानी उसमें बदलाव कर सके। चयन प्रतिक्रिया प्रतिभागी की विशेषताओं, अनुभव या ज्ञान पर आधारित होती है, यानी द सिलेक्शन प्रोसेस इज बेस्ड ऑन द पार्टिसिपेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, एक्सपीरियंस एंड नॉलेज। यानी जो इसमें चयन प्रक्रिया होती है वो पार्टिसिपेंट की विशेषता के आधार पे, उसके अनुभव के आधार पे और उसके ज्ञान के आधार पे ये जो है सिलेक्शन प्रोसेस इसमें हुआ होता है। यानी पार्टिसिपेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से, उसके एक्सपीरियंस के हिसाब से, उसके नॉलेज के हिसाब से पॉपुलेशन का चुनाव किया जाता है, यानी सैंपल साइज का चुनाव किया जाता है। सो एज वी कैन सी यहाँ पे अलग अलग प्रकार के पॉपुलेशन है, देखेंगे यहाँ पे अलग अलग पॉपुलेशन है। अपने पर्पस के अनुसार जो है यहाँ पे सैंपल साइज का चुनाव किया गया है एंड देन फर्दर स्टडी में ये सैंपल साइज इंक्लूड किया जाएगा। अब हम यहाँ पे देखेंगे, मैंने यहाँ पे एक छोटा ग्राफ भी मेंशन कर दिया है जिससे आप बहुत क्लियरली देख पाएंगे कि कौन कौन सी प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के अंतर्गत आती है, कौन कौन सी आपके नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के अंतर्गत आता है। सो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के अंतर्गत सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, मैंने इसको प्रीवियसली आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, तो आप इसे एक क्विक रिवीजन कर लें एंड की पॉइंट को नोट डाउन करके रखें, क्योंकि जब आप रिसर्च का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो की पॉइंट ही आपके लिए मैंडेटरी होता है जो आपके क्वेश्चन को ईजिएस्ट फॉर्म में सॉल्व करने में हेल्प करता है। Next one is systematic sampling, stratified sampling. It is also known as strata sampling, cluster sampling, area sampling, multi-stage sampling. So multi-stage sampling मैंने नहीं बताया है, इसमें मल्टी स्टेजेस होते हैं, ये स्टेज बनाए जाते हैं और यहाँ से अपनी आवश्यकता अनुसार, आई रिपीट अगेन, अपनी आवश्यकता अनुसार जो है अपने जो आपने टॉपिक लिया है उसके अनुसार सैंपल साइज का चुनाव किया जाता है। ये आपके सैंपल साइज यहाँ पे आएंगे। तो ये मल्टी स्टेज सैम्पलिंग होती है। एरिया के अनुसार जिस भी एरिया में है, जैसे आपने पर्पजिव सैम्पलिंग को लिया, सॉरी कन्वीनियंट सैम्पलिंग को लिया, फॉर एग्जांपल आप अर्बन एरिया में हैं तो आपके जो इर्द गिर्द जो भी आपके सिटी टाउन पड़ेंगे या फिर जो भी विलेज पड़ेगा उनके अनुसार आपने जो है एरिया चूज किया है, ये आपके सैम्पलिंग में हो जाता है। नेक्स्ट वन इज नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग या नॉन रैंडम सैम्पलिंग। जो इसमें आपका आ जाता है जजमेंटल सैम्पलिंग, कन्वीनियंस सैम्पलिंग, कोटा सैम्पलिंग, पैनल सैम्पलिंग, स्नोबॉल सैम्पलिंग, ये सारी सैम्पलिंग आपके नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में आ जाती है। सो एक क्विक रिवीजन करेंगे हम इसे एंड देन हम करेंगे इसे, यहाँ से हम बात करेंगे सैम्पलिंग। तो जो सैम्पलिंग है, सैम्पलिंग को मैंने पहले ही आपको बताया कि प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग जो होती है वो पूरे पॉपुलेशन को रिप्रेजेंटिव करने वाली होती है। एक और मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ,
फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास कॉटन का एक पूरा बंडल है, उसमें मैं थोड़ा-सा कॉटन निकालूँगी, उस कॉटन की स्ट्रेंथ देखूँगी, उसके अंदर कितनी व्हाइटनेस है ये देखूँगी, वाटर ऑब्जर्वेंसी कितनी है ये देखूँगी, और क्या वो कॉटन जो है लॉन्ग टाइम कितने समय के लिए, यानी लंबे समय के लिए वो कितना ड्यूरेबल है उसको चेक करूँगी। यदि वो इन सारी क्वालिटीज़ को फुलफ़िल करता है, आई रिपीट अगेन, यदि वो कॉटन जो हमने छोटा एक कॉटन सैंपल लिया है वो इन सारी क्वालिटीज़ को फुलफ़िल करता है, तो ये रिप्रेज़ेंट करता है कि आपका जो ओवरऑल कॉटन का बंडल बंडल है, उसके अंदर भी ये सारी क्वालिटीज़, ये सारी सिमिलैरिटीज़ होंगी। सो इसमें इस सैंपल्स में आपका आ जाता है प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग एंड नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग में सबके चुने जाने की संभावना होती है, और इसके अंतर्गत आपका आ जाता है रैंडम सैंपलिंग, जो रैंडमली आप चूज करते हैं। और प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग में जो भी डेटा आपके होते हैं, जो भी सैंपल साइज होता है वो क्वांटिटेटिव फॉर्म में होता है, मात्रात्मक फॉर्म में होता है, नंबर के फॉर्म में होता है। नेक्स्ट आपका इसमें आ जाता है स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग, जिसे हम स्टाटा में कन्वर्ट करते हैं एंड द ग्रुप बनाते हैं, और इसके अनुसार जो हम चूज करते हैं। मैंने विद एग्जांपल आपको यहाँ पे क्लियर किया हुआ है। सिस्टमेटिक सैम्पलिंग में एक सिस्टमेटिक वे में हम इसे करते हैं, सर्वे के माध्यम से। कोई आपके स्पोर्ट्स टीम है, उसमें आप किसी कैप्टन का चुनाव करना चाहते हैं, या फिर आप देखे होंगे कि आप यदि एक स्कूल है, स्कूल में बच्चों के लिए एक चुनाव किया जाता है जिसमें छात्र नेता का चुनाव होता है। उसमें एक नंबर डिसाइड होता है कि ये नंबर जो मिलेगा उसमें छात्र नेता का चुनाव किया जाएगा, या फिर इस तरीके के जो चयन किया जाते हैं वो भी आपके सिस्टमेटिक सैम्पलिंग में आ जाती है। नेक्स्ट वन इज क्लस्टर सैम्पलिंग। क्लस्टर में भी छोटे-छोटे ग्रुप बनाए जाते हैं एंड देन होमोजेनियस के हिसाब से उन्हें अलग किया जाता है। नेक्स्ट आता है आपका नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। पहले ही समझ लें कि व्हेनेवर वी आर टॉकिंग अबाउट नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, तो ये जो सैम्पलिंग होती है क्वालिटेटिव सैम्पलिंग होती है। इसमें कोई नंबर्स नहीं होते हैं, कोई मेजरमेंट्स नहीं होती है, गुणात्मक होता है, सब्जेक्टिविटी को फॉलो करता है, और इसमें डेटा जो है रिच अमाउंट में निकल के आता है। सो इसमें जब भी हम बात करते हैं नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में, तो कन्वीनियंस सैम्पलिंग होती है, अपनी सुविधा अनुसार सैंपल साइज का चुनाव किया जाता है। कोटा सैम्पलिंग में भी छोटे छोटे ग्रुप बनाए जाते हैं, छोटे छोटे कोटा बनाए जाते हैं। एंड स्नोबॉल सैम्पलिंग, इट इज ऑल्सो नोन एज चेन सैम्पलिंग, नेटवर्क सैम्पलिंग, जो एक एक चेन बनाती जाती है, यानी एक आपने सैंपल साइज चूज किया और वो सैंपल साइज आपके 10 सैंपल साइज को लेकर के आती है। पर्पज सैम्पलिंग, अपने पर्पज के हिसाब से आपने सैम्पलिंग की चुनाव किया है। एंड मैंने यहाँ पे बता दिया है प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में आपके सिंपल रैंडम, सिस्टमेटिक, स्ट्रेटिफाइड, क्लस्टर, एरिया, मल्टी स्टेज सैम्पलिंग। एंड नॉन प्रोबेबिलिटी में आपके जजमेंट, कन्वीनियंस, कोटा, पैनल एंड स्नोबॉल सैम्पलिंग है। आई होप आपको सैम्पलिंग के जितने भी कॉन्सेप्ट हैं आपको क्लियर हो गए होंगे। क्लियर हो गए होंगे तो आप इसे करिएगा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड ऑल्सो कॉमेंट। और यदि इस तरीके के कोई आप वीडियोस चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके लिए वो वीडियो भी आपको प्रिपेयर कर दूंगी। एंड ऑल्सो यू कैन ज्वाइन माई यूट्यूब चैनल। सो आप सर्च कर सकते हैं यूजीसी नेट बाय अर्चना मैम, जहाँ पे मैंने आपको पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकेंड के ऑलमोस्ट 1000+ PYQs सॉल्व कराए हैं विद डिटेल एक्सप्लेनेशन, सो यू कैन बिल्ड योर कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग। आप, मैंने एक एक वर्ड को बहुत इलेबरेट करके वहाँ पे समझाया गया है। ऑल्सो जो बिगनर है, जिन्हें रिसर्च पेपर कैसे, रिसर्च टॉपिक सेलेक्ट करें, क्या गैप आइडेंटिफाई करें, कैसे आप गूगल स्कॉलर को स्टेप बाय स्टेप समझ सकते हैं, उसको मैंने यहाँ पे बताया हुआ है। तो आप इन वीडियोस को भी जाकर कवर कर सकते हैं। रिव्यू लिटरेचर के लिए कौन कौन से फ्री एआई टूल्स हैं उन्हें भी मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, तो जाकर के देख सकते हैं। सीयू चयन वो पोर्टल है जो यूजीसी ग्रांट कमीशन के द्वारा एक चयन पोर्टल बनाया गया है, जहाँ पे आपके पूरे इंडिया में जितनी भी आपके सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं या फिर स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, इन सभी के जितनी रिक्वायरमेंट होती हैं असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, प्रोफेसर की, इन सारी वैकेंसीज़ को आप यहाँ पे देख सकते हैं और अपने क्वालिफिकेशन के हिसाब से यहाँ पे फुलफिल कर सकते हैं। साथ ही साथ मैंने यहाँ पे आपके जो है डीप सीक एंड चैट जीपीटी को कैसे यूज़ कर सकते हैं, कैसे इससे आप रिसर्च प्रपोजल तैयार कर सकते हैं, इन सभी को मैंने बताया हुआ है, तो इन वीडियोस को भी आप कवर कर सकते हैं। सो कल ऑल्सो स्वयं प्लेटफॉर्म है जो मूक आपका आता है, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स है जो स्वयं
के प्लेटफॉर्म पे दिया जाता है, फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे सिखाई जाती है। कैसे आप वर्चुअल क्लास को ज्वाइन करेंगे, कैसे आप पीडीएफ को डाउनलोड करेंगे, किस प्रकार से जो है एनटीए के द्वारा इसमें जो एग्जामिनेशंस होते हैं, इन सभी को मैंने यहाँ पे बहुत ही स्टेप बाय स्टेप कवर कराया है। तो आप यहाँ पे इसे प्रीफर कर सकते हैं, देख सकते हैं। सो आई होप, तो आई थिंक इसमें जो भी चीज़ें थी मैंने आपको क्लियर कर दी है। थैंक यू, बाय बाय। कल मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।